आज हम 5वां टॉपिक शुरू कर रहे हैं शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का काम भी होता था, तुमने उसके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में आप ये अंडरलाइन करो कि चनहूदड़ो जो है यह वह बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। यानी कि ये जो चनहूदड़ो है यहाँ पर मेन शिल्प उत्पादन का काम होता था। तो आपका इसमें 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल शिल्प उत्पादन में संलग्न था। तो उसका आंसर हो जाएगा चनहूदड़ो। अब ये जो शिल्प के काम होते हैं ये अंडरलाइन करो। इसमें मनके बनाने का काम आता है। मनके यानी वो जो बीड्स होते हैं, मोती जिनकी माला वगैरह बनती है। शंख की कटाई है या कोई धातु का काम है या मोहरे बननी हैं, बाट बनने हैं, ये सब शिल्प कार्य हैं। तो ये सब कार्य जो है वो शिल्प कार्यों में आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। यानी कि मनके बनाने के लिए कई तरह के पदार्थ जो हैं वो यूज़ होते थे। तो पहले पैराग्राफ में आपने जो क्वेश्चन बना था वो था कि कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन में लगा हुआ था। सेकंड जो हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं इसमें प्रश्न बनता है कि मनकों के निर्माण के लिए कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते थे। तो अब आप ये साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाओ। जैसे मनके जो हैं ये कार्नीलियन से बनते थे। कार्नीलियन जो है ये सुंदर लाल रंग का मतलब ये पत्थर है। तो ये सारे पत्थरों के नाम हैं जो जो मनके बनाने में इस्तेमाल होते थे। जैसे कि कार्नीलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्स तथा सेल खड़ी। तो ये सब पत्थर थे जो मनके बनाने में इस्तेमाल होते थे। तांबा है वो भी इस्तेमाल होता था, कांसा भी होता था, सोना भी होता था। इनके मनके भी बनाए जाते थे। ये जो शंख हैं इनके भी मनके बनते थे। फ्यांस है, फ्यांस तो आपने पढ़ ही ली है पहले। और मिट्टी है पकी हुई। तो ये सभी चीज़ें मनके बनाने में इस्तेमाल होती थी। ये आप सारा अंडरलाइन करो। उसके बाद आपने यहाँ से अंडरलाइन करना है इनके कई आकार होते थे। यानी कि मनके जो हैं वो अलग अलग शेप के होते थे। जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार या खंडित। खंडित मीन्स होता है टूटे हुए। इसके बाद नेक्स्ट आप अंडरलाइन करें कुछ को, ये कुछ आगे ऊपर चला गया ना यहाँ पे, ये कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे जाते थे। यानी कि जो मनका है उस पर चित्रकारी भी की जाती थी, उससे उसको सजाते थे वो, या रेखा चित्र भी मनके के ऊपर बनाए जाते थे। अगला पैराग्राफ जो है वो अंडरलाइन करेंगे मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। इसका मतलब ये है कि मनका किस चीज़ से बन रहा है उससे उसके बनाने की तकनीक अलग अलग हो जाती थी। पत्थर से बन रहा है, धातु से बन रहा है, शंख से बन रहा है, तो जिस भी चीज़ से बनेगा उसकी तकनीक उसी हिसाब से अलग हो जाएगी। जैसे कि ये जो सेल खड़ी है ये मुलायम पत्थर होता है, इस पर आसानी से काम हो जाता था। तो कुछ मनके सेल खड़ी का जो चूर्ण होता है, चूर्ण मीन्स उसका बिल्कुल चूरन करना यानी पाउडर फॉर्म में, उसके लेप को यानी उस पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर उसको सांचे में डालकर फिर तैयार करते थे। तो जिस शेप का सांचा होगा उसी शेप का मनका तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगले पैराग्राफ पे आ जाओ। अब इसमें यह है कि पत्थर के पिंडों का क्या मतलब हुआ, पत्थर के जो होते हैं टुकड़े उन्हें अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। अपरिष्कृत का मतलब होता है ऐसे कोई खास शेप नहीं है, किसी भी शेप का बेडोल आकार का। उसमें पहले पत्थर को तोड़ देते थे, फिर बारीकी से शल्क निकालकर उसे अंतिम रूप दिया जाता था। यानी कि बारीकी से उसका ऊपर का टुकड़ा वगैरह हटा उठू के उसको सही रूप वो देते थे। इसके अब मनका जैसे ऐब बना, अब उसकी घिसाई भी होगी, उसकी पॉलिश भी होगी और उसमें छेद भी किया जाएगा। तो ये सारे काम जब होते थे तो ये प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। चनहूदड़ो
लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। इसको अंडरलाइन करो। ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में भी आ जाता है कि मनकों में छेद करने के उपकरण हड़प्पा सभ्यता में कहाँ कहाँ पर मिले हैं। तो उसका आंसर में चनहुदड़ो हो जाएगा, लोथल हो जाएगा और धोलावीरा हो जाएगा। अगला पैराग्राफ, नागेश्वर तथा बालाकोट ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता के ये जो 2 स्थल हैं नागेश्वर तथा बालाकोट, ये समुद्र तट के समीप थे। तो यहाँ पर क्या मिला है, शंख से बनी वस्तुएं मिली हैं जिसमें चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं शामिल हैं। तो ये जो हैं दोनों स्थल नागेश्वर तथा बालाकोट, ये शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल शंख से बनी वस्तुओं के विशिष्ट केंद्र थे। तो शंख से बनी वस्तुओं का जो निर्माण होता था वो नागेश्वर में होता था और बालाकोट में होता था। यहाँ पर ये सामान बनाया जाता था, फिर इस माल को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। और ये भी माना जाता है कि ये चनहुदड़ो, लोथल, इन यहाँ पर ये मनके वगैरह बनाए जाते थे और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे जो बड़े केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता के, वहाँ पर इनको तैयार माल को लेकर जाया जाता था। तो अब आपके ये जो क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक में 5वें में जो आपके क्वेश्चन 1-1 नंबर के बनते थे वो तो आपको बता ही दिए हैं। एक जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की तकनीक के बारे में बताएं। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो 5वें टॉपिक का जो जो अंडरलाइन करवाया गया है वो सारा आपने लिखना है। अब नेक्स्ट है 5.1 उत्पादन केंद्रों की पहचान। इसका क्या मतलब है कि जिस जगह पर शिल्प उत्पादन का काम होता था तो पुरातत्वविद को कैसे पता चल जाता था कि ये वो जगह है जहाँ पर शिल्प उत्पादन का काम हुआ था। तो आप इसका प्रश्न लिख लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप इसमें अंडरलाइन करो, शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद जो हैं वो एक तो कच्चा माल ढूंढते हैं, यानी कि शिल्प उत्पादन का काम करने के लिए जो कच्चा माल चाहिए जिससे कोई चीज़ तैयार होनी है, जैसे कि प्रस्तर पिंड हैं। प्रस्तर पिंड मतलब वो गोलाकार पत्थर वगैरह, ये मिल गए कहीं पर, या कोई शंख मिल गया, या कोई तांबा यस्क मिल गया, ऐसा कोई भी कच्चा माल मिल गया किसी जगह पर, या औजार पड़े हुए मिल गए, या कोई अपूर्ण वस्तुएं मिल गई, या कोई ऐसा माल मिल गया जो मतलब लोगों ने त्याग दिया, मतलब शिल्प उत्पादन का काम करते करते जो बेकार का माल था उन्होंने उसको फेंक दिया, या कूड़ा करकट। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर मिल जाती थी तो पुरातत्वविद समझ जाते थे कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन का काम हुआ था। अब आगे लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख या पत्थर को काटा जाता था, जैसे उन्होंने कोई बड़ा पत्थर है उसको उन्होंने काटा कोई चीज़ बनाने के लिए, तो जो पत्थर के टुकड़े थे जो उनके लिए बेकार थे, कूड़ा थे, उन्होंने उसको वहीं पर फेंक दिया। अब कभी कभी जो कोई टुकड़ा मतलब बेकार है लेकिन बड़ा है और उसके कोई छोटे आकार की वस्तु बन सकती है तो वो उससे बना लेते थे, लेकिन फिर टुकड़ा जो बहुत ही छोटा हो गया जो किसी काम नहीं आएगा उसको वो कार्यस्थल पर ही छोड़ देते थे। तो ये जो टुकड़े होते थे इससे ये पता चलता था कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन का काम किया जाता था। तो आपके इस 5वें टॉपिक के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, एक मनके बनाने की तकनीक और दूसरा शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती थी। अब 6ठे टॉपिक पे आएंगे, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। इसका मतलब है कि जैसे उन्हें शिल्प उत्पादन का काम करना है तो उन्हें माल चाहिए, कच्चा माल चाहिए,
जैसे मिट्टी हो सकती है, धातु हो सकती है, शंख हो सकते हैं। तो अब ये कच्चा माल वो कहाँ से लेंगे? क्या नीति वो अपनाते थे कि उन्हें कच्चा माल मिले? तो एक कच्चा माल जैसे कि मिट्टी है। अब मिट्टी जो है ये स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध थी, यानी कि ये तो उन्हें लोकल मिल ही जाती थी आराम से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। और कुछ खास तरह के पत्थर हैं या लकड़ी है या धातु है, उसको वो बाहर के क्षेत्रों से मंगाते थे। और हड़प्पा के जो स्थल हैं वहाँ पे बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप मिले हैं, यानी कि बैलगाड़ियाँ मिली हैं खिलौनों की फॉर्म में, जिनसे ये पता चलता है कि वो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? सामान या लोगों के परिवहन के लिए, यानी कि स्थल मार्ग पर सामान ने या लोगों ने इधर उधर आना जाना है तो वो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नदी मार्ग से भी परिवहन उनका होता था। 6.1 पर आ जाओ। अब 6.1 उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। इसका मतलब ये है कि भाई भारत में ही इधर उधर से जो वो अपना सामान मंगाते थे। तो हड़प्पा वासी जो थे वो शिल्प उत्पादन के लिए जो माल उन्हें चाहिए होता था उसके कई तरीके अपनाते थे। जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट तुमने पढ़ा ही था कि नागेश्वर और बालाकोट में जो है वो शंख आराम से मिल जाता था, तो वो वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसा लेते थे। तो ये सब अंडरलाइन करने हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि शंख आराम से कहाँ से मिल जाता था। तो नागेश्वर और बालाकोट से वो लेते थे शंख। और अफ़गानिस्तान में, अब तुम्हें पता है ना, हड़प्पा सभ्यता जो है ये भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाई गई है। तो अफ़गानिस्तान में एक जगह है शोरतुगई, ये जो हड़प्पा का स्थल है शोरतुगई, यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पे नीले रंग का, ये मतलब नीले रंग का पत्थर मिला है, लाजवर्द मणि, ये शोरतुगई में मिला है। और लोथल में क्या मिला है? कार्निलियन। सेल खड़ी मिला है दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात में, और धातु इन्हें राजस्थान से मिली है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से इन्हें क्या क्या मिला। तो नागेश्वर और बालाकोट से शंख, शोरतुगई से लाजवर्द मणि, लोथल से कार्निलियन, दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी, और राजस्थान से धातु मिली है। अब एक और इनका तरीका था, राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी अंचल, वहाँ से इन्होंने तांबा मंगवाया। दक्षिण भारत से इन्होंने सोना मंगवाया। तो ये मंगवाने के लिए इन्होंने अपने अभियान भेजे। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं, यानी कि खेतड़ी अंचल में या दक्षिण भारत में जो है हड़प्पा की वस्तुएं वहाँ पर मिली, तो इससे पता चला कि हड़प्पा वाले इनके साथ संपर्क अपना रखते थे। और ये जो खेतड़ी वाली जगह है, यहाँ की जो संस्कृति थी उसको पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। कई बार एक नंबर में आ जाता है। तो राजस्थान की जगह खेतड़ी अंचल में जो संस्कृति पाई गई, उस संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया। अब इसका नाम अलग से क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ के जो बर्तन थे वो हड़प्पा के बर्तनों से अलग थे, दोनों के बर्तन अलग अलग थे, इसलिए उन्होंने उसको एक नया अलग नाम दिया था। और यहाँ पर, कहाँ पर? खेतड़ी वाली जगह पर, यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी, यानी यहाँ पर तांबे की वस्तुएं बहुत थी। और ये संभव है कि यहाँ के जो लोग थे, खेतड़ी के जो लोग थे, वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि इनकी माल प्राप्त करने की नीतियाँ कौन सी थी, तो उसमें आपने ये 6th का ऊपर का 6.1, 6.2, ये सारे में जो मैं तुम्हें अंडरलाइन करवा रही हूँ वो सब आएगा इसमें, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों में। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि मिट्टी लोकल एरिया में मिल जाती थी, पत्थर, लकड़ी, धातु ये बाहर से मंगवाते थे, बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं जिससे पता चलता है कि बैलगाड़ी को वो परिवहन के लिए इस्तेमाल करते थे।
उसके बाद तुमने पढ़ा नागेश्वर बालाकोट का, वहाँ से शंख लेते थे। शोरतुघई से ये नीले रंग का लाजवद मणि लेते थे। लोथल से कार्नीलियन लेते थे। सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से लेते थे। ये सब पढ़ा। उसके बाद तुमने पढ़ा कि राजस्थान का जो खेतड़ी अंचल था वहाँ से ये तांबा लेते थे। दक्षिण भारत से ये सोना लेते थे। और खेतड़ी अंचल की जो संस्कृति थी उसको क्या नाम दिया गया था? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे 6.2 टॉपिक सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर का मतलब होता है बहुत दूर दूर के। अभी तक तुमने वो वाले क्षेत्र पढ़े जो भारत के उसमें ही आते थे। सुदूर का मतलब भारत से बाहर की जगह की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें तांबा जो है हमने पढ़ा कि वो खेतड़ी से मंगवाते थे। तो तांबा एक और जगह से आता था। वो कौन सी जगह थी? अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर एक जगह है ओमान। तो ये तांबे को ओमान से भी लेते थे हड़प्पा वाले। ये अंडरलाइन कर लो। और एक विशेष प्रकार का पात्र बर्तन है हड़प्पाई मर्तबान। ये तुमने किताब में देखोगे, ये काले रंग का ये एक मर्तबान मिला है। ये हड़प्पा का मर्तबान है जो ओमान में मिला। तो ये जो मर्तबान है इसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी और ये मर्तबान ओमान से मिला है। ये जो मोटी परत है ये माना गया कि ये मोटी परत इसलिए चढ़ाते थे ताकि अगर इसमें कोई तरल पदार्थ आया है तो वो रिस के बाहर ना आ जाए। तो ये मोटी परत तरल पदार्थों के रिसाव को रोकती है। अब इन पात्रों में वो क्या डालकर हड़प्पा वाले ओमान वालों को देते थे ये नहीं पता चल पाया है। लेकिन ये है कि हड़प्पा वाले ओमान वालों से तांबा लेते थे और बदले में वो इस मर्तबान में सामान डालकर ओमान वालों को देते थे। मेसोपोटामिया के लेखों से भी ये बात पता चली है। मेसोपोटामिया के लेखों में एक शब्द है मगान। तो मगान जो है जिसको हम आज ओमान कहते हैं, तो मेसोपोटामिया के लेखों में उसी ओमान के लिए जो शब्द यूज़ किया गया वो था मगान। तो मगान मतलब ओमान ही है। तो मेसोपोटामिया के लेखों में पता चला कि ये जो मगान है यहाँ से तांबा जो है हड़प्पा वालों के पास आता था। ये बात मेसोपोटामिया के लेखों से भी पता चली है। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में, यानी कि कई जगहों पर हड़प्पा की मोहरें मिली, उनके बाट मिले, उनके पासे मिले, उनके मनके मिले। तो हड़प्पा की चीज़ें बहुत दूर दूर मिली। उससे क्या पता चलता है कि हड़प्पा का लंबी दूरी का संपर्क भी था, यानी कि भारत से बाहर दूसरे जगहों पर भी उसका संपर्क था क्योंकि वहाँ पर हड़प्पा की चीज़ें मिली हैं। अब इसके बाद मेसोपोटामिया के जो लेख हैं वो दिलमुन मीन्स बहरीन के बारे में बात हो रही है, बहरीन देश के बारे में। तो मेसोपोटामिया के लेख जो हैं वो बहरीन के बारे में बताते हैं, मगान के बारे में बताते हैं। मगान कौन था? अभी बताया ना मैंने तुम्हें, ओमान। और मेलुहा किसके लिए यूज़ हुआ है? हड़प्पा के लिए यूज़ हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो हड़प्पा के जो क्षेत्र थे उनके लिए मेलुहा शब्द यूज़ किया गया है। तो मेसोपोटामिया के लेखों से पता चला कि दिलमुन, मगान और मेलुहा ये इनका आपस में संपर्क था। अब दिलमुन किसके लिए यूज़ हुआ? बहरीन के लिए। मगान यूज़ हुआ था ओमान के लिए और मेलुहा यूज़ हुआ हड़प्पा के लिए। और ये जो लेख हैं मेसोपोटामिया के, ये क्या बताते हैं कि मेलुहा से वो क्या क्या चीज़ें लेते थे? कार्नीलियन लेते थे, लाजवद मणि लेते थे, तांबा, सोना और कई प्रकार की लकड़ियाँ। ये सब मेलुहा से मिला है। और मेलुहा के बारे में, मेलुहा किसके लिए यूज़ हो रहा है? हड़प्पा सभ्यता के लिए। इस बात का खास ध्यान रखना। तो मेलुहा के लिए मेसोपोटामिया मिथक क्या बताता है? तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो
उसकी आवाज़ राजप्रासाद में सुनाई दे। राजप्रासाद मतलब महल में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का यह मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। उसके बाद ये अंडरलाइन करो कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से जो संपर्क था, किसका? हड़प्पा सभ्यता का, वो सामुद्रिक रास्ते से था। यानी जो दूर दूर के संपर्क थे वो सामुद्रिक थे। और मेसोपोटामिया के जो लेख हैं वो मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी मोहरें थी हड़प्पा सभ्यता की, उन पर जहाज़ों और नावों के चित्रांकन जो हैं ये पाए गए हैं। तो हमने अभी छठा टॉपिक जो करा है, इसके क्वेश्चंस देख लें आप बेटा। एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, माल प्राप्त करने की नीतियां बताएं। एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों के विश्व भर में कहाँ कहाँ व्यापारिक संबंध थे। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, विश्व के बारे में पूछा जाता है, तो आपने 6.2 में से जो अंडरलाइन करवाया है वो आंसर देना है। आंसर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आंसर पॉइंट्स में देने। जितने भी लॉन्ग आंसर्स हैं वो सब पॉइंट्स में दिए जाएंगे। तो हड़प्पा वासियों के विश्व में कहाँ कहाँ व्यापारिक संबंध थे, ये प्रश्न बनता है। और मगान जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? मेलुहा शब्द का क्या अर्थ है? हाजा पक्षी किसके लिए यूज़ किया गया है, ये प्रश्न। या मेलुहा यानी हड़प्पा को नाविकों का देश क्यों कहा गया? तो और ये सब आपने प्रश्न, ये जो एक एक नंबर के प्रश्न है ये इसमें बन रहे हैं।